वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट दैट इज एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरण विज्ञान और स्थिरता। इसका नाम बहुत बढ़िया और ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आया हुआ है क्योंकि इससे पहले जो पढ़ाया जाता था बीसीए में और बीबीए वगैरह में जितने भी कोर्सेज चलते थे वहाँ एनवायरमेंट के नाम से था ईवीएस। तो हम उसे एनवायरमेंट ही कह देते थे, एनवायरमेंट स्टडीज के नाम से पूरा सब्जेक्ट चलता था। और ये अब नया सब्जेक्ट जो चेंज हुआ है एआईसीटी के माध्यम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये लागू कर दिया है। इसमें 4 मॉड्यूल्स गिवन है। हम 4 मॉड्यूल्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो जो लास्ट ईयर या बहुत पहले जो एनवायरमेंटल साइंस में पूछे गए हैं उन सबका एक मैंने ग्रुप बना दिया है और यूनिट वाइज कैटेगराइजेशन दे ही रखा है। तो हमने देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और आपके पेपर में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आएंगे। तो आप इन सब क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लें। तो यूनिट 1 कहती है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन एवं सतत विकास की समझ। तो सबसे पहले हम पर्यावरण को समझेंगे, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और सतत विकास की समझ। एनवायरनमेंट वही जो हमारे आसपास होता है, इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। सभी जानते भी हैं एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट इतना सभी को नोन है क्योंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से देखते हैं क्या लिखना है। एनवायरमेंटल Environment refers to everything that surrounds us, including living beings, that's the biotic, and non-living elements, abiotic, like air, water, soil, and light, shaping life on Earth. The word comes from French environner, meaning to surrounds, चारों ओर। पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें घेरे हुए है, यानी कि जो चारों ओर तो हमें दिखता, हम देख पाते हैं, जिन्हें जिनमें सब कुछ आता है, पेड़ पौधे, जो जानवर, जितने भी लोग हैं, ह्यूमंस हैं, और पानी, झरने और पहाड़, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हमारी सराउंडिंग्स में हैं और जो हमें दिखते हैं ये पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। तो पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें घेरे हुए है, जिसमें जीवित प्राणी जैविक और निर्जीव तत्व अजैविक, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और प्रकाश शामिल है। यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को आकार देता है। तो एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ है, और इसका ये कहाँ से आया है, इसका नाम एनवायरनमेंट ये फ्रेंच शब्द से आया है, एनवायनर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरना, यानी चारों तरफ घेरना। तो दैट्स द एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकते हैं। एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेन कंपोनेंट्स। नंबर 1 जैविक घटक और अजैविक घटक, जिन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। दैट्स मींस लिविंग कंपोनेंट्स, इन्हें हम लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। और एक अजैविक घटक। तो सबसे पहले जैविक घटक, ये क्या होते हैं जैविक, यानी सब ये सभी जीवित प्राणी होते हैं जो जिसमें जीवन होता है। दीज इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें प्लांट्स, पेड़ पौधे, पेड़, घास, फसलें, एनिमल्स, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, पशु एवं मानव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, सूक्ष्म जीव, दैट्स द लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, अजैविक घटक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे वायु, जल, खनिज, मिट्टी, तापमान, वर्षा, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, क्लाइमेट, जो आपके टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, ये सारी चीजें कौन सी हो गई, एबायोटिक हो गई कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, बताइए 2 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से एनवायरनमेंट के, तो आप बता दें बायोटिक और एबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम शोज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स, मीनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में पेड़, पशु तथा मिट्टी, जल, वायु एक दूसरे पर निर्भर होकर संतुलन बनाए रखते हैं। इन सभी का संतुलन से ही हमारा ये जीवन चलता है, और कह सकते हैं पूरी दुनिया का सही से चल पा रही है। नहीं तो आजकल तो इतना पॉल्यूशंस वगैरह है, देख रहे होंगे आप, सब जगह इफेक्ट करता ही है, और जिससे हमारी फिजिकल फिटनेस भी कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एंड सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट।
तो द एनवायरमेंट इज मेड ऑफ ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ सेगमेंट्स। बहुत सारे इंटर रिलेटेड सेगमेंट्स और कंपोनेंट से बना होता है। ईच सेगमेंट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड कलेक्टिवली सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। यानी पर्यावरण विभिन्न घटकों या मंडलों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक मंडल की अपनी भूमिका होती है। मंडल का मतलब एक सेगमेंट कह सकते हैं। दीज सेगमेंट इंटरेक्ट कंटिन्यूअसली टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये सभी मिलकर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं, जिससे जीवन चल पाता है हमारा। कौन कौन से प्रमुख घटक हैं इसमें? पहला, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथियोस्फीयर और बायोस्फीयर। जीव मंडल, स्थल मंडल, जलीय मंडल और वायुमंडल, ये चारों ऐसे मंडल हैं जिनके पर्यावरण के ये प्रमुख घटक हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल, एट, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ ग्रासेस ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। यानी कि वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत है। यानी गैसों का एक लेयर कह सकते हैं जो चारों ओर रहती है हमारे। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। तो मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए इसमें, कौन कौन सी गैसेस होती होंगी? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हो गई। वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन भी इसके मेन एलिमेंट है, मौसम और जलवायु। इंपॉर्टेंस क्यों होती है हमें एटमॉस्फेयर की जरूरत? तो प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर, कह सकते हैं श्वासन के लिए, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत के लिए हमें वायुमंडल की जरूरत पड़ती है। रेगुलेट्स टेम्परेचर, तापमान को नियंत्रण करता है ये। और प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है हमारी एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल एंड विंड पैटर्न्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, मौसम का कृषि पर प्रभाव। आजकल देख भी रहे होंगे बहुत जगह कभी बारिश हो जाती, कभी नहीं होती, और कभी सूखा पड़ा रहता है। तो दैट्स द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर, जलीय मंडल। अब जल जल में जल के प्राणी हैं वो कैसे 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 हमारे वर्कआउट करते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जलीय मंडल में पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार का जल शामिल है। अब कौन कौन सा जल होगा और उस जल में जो रहते होंगे उन पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते होंगे? तो जैसे नदियां हो गई, झीलें हो गई, समुद्र हो गए। और ये तो आपको झीलें, एक होता है भूजल, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर्स। तो इंक्लूडिंग रिवर, लेक, ओशियंस, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर्स, भूजल और हिमनद। जैसे आपने बर्फ के पहाड़, हिमनद कहते हैं उन्हें। इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंस है जलीय मंडल की? तो इसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्री, पीने और सिंचाई के लिए आवश्यक। सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवों का आवास। इसे हम जलीय जीवों जीवों का आवास भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जलीय जीव जलीय मंडल में ही निवास करते हैं। रिवर सप्लाईज, फॉर एग्जाम्पल रिवर सप्लाई वाटर फॉर फार्मिंग एंड डोमेस्टिक यूज, नदियों द्वारा जल आपूर्ति। जो नदियों द्वारा जल दिया जाता है उससे हम पानी पीते भी हैं, फार्मिंग भी करते हैं और डोमेस्टिक यूज भी करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी कह सकते हैं इसे। एक लिथियोस्फीयर, स्थल मंडल, स्थल मंडल जिसपे हम चल पाते हैं। द लिथियोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑन द ऑफ द अर्थ। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसपे हम चलते हैं। दैट्स द, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स सॉइल, मिट्टी, रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टाने और खनिज। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड लैंड फॉर सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर, कृषि और आवास के लिए भूमि प्रदान करते हैं। सोर्स ऑफ मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, खनिज और संसाधनों का स्रोत है स्थल मंडल। फॉर एग्जाम्पल सॉइल सपोर्टिंग क्रॉप प्रोडक्शंस, मिट्टी में फसलों का उत्पादन जो करते हैं हम स्थल मंडल से। एंड फोर्थ वन इज द बायोस्फीयर, जीव मंडल। द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। जैसे जीव मंडल में सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, पौधे, पशु, मानव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। इंपॉर्टेंस, मेंटेन फूड चेन एंड इकोसिस्टम, खाद्य श्रृंखला का निर्माण। खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसके थ्रू आजकल जीवन चल पा रहा है। आपने देखा भी होगा एक गोल चक्र होता है खाद्य श्रृंखला का।
सबसे पहले टिड्डा, चूहा, और फिर आपने देखा होगा एक स्नेक, और फिर स्नेक को भी कोई खा जाता है, तो एक पूरा चक्र है इसका। तो ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोवेन्स, वन में पाए जाने वाले सभी सभी जीव, ये क्या करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखता है। तो ये फोर मंडल्स हो गए। कभी कभी पूछ लिया जाता है फोर मंडल्स के बारे में एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। अब ह्यूमंस का एनवायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है भाई? ह्यूमन और एनवायरमेंट एक दूसरे के कह सकते हैं सहयोगी भी है। तो मानव पर्यावरण संबंध से तात्पर्य मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच निरंतर और घनिष्ठ संबंध से है। मानव जीवन के लिए वायु, जल, भोजन, भूमि और ऊर्जा जैसे संसाधनों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। हम निर्भर है पर्यावरण पर। The man environment relationship refer to the close and continuous interaction between human beings and the natural environments. Human depends on the environment. Humans का मतलब मानव किस पे डिपेंड है? एनवायरमेंट पे। फॉर द बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, सच एज एयर, हवा, वाटर, पानी, फूड, भोजन, लैंड एंड एनर्जी, भूमि और ऊर्जा। तो फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कैसी है? तीन टाइप की हमारी रिलेशनशिप बन जाती है अगर हम मैन रिलेशनशिप एनवायरनमेंट से करते हैं। तो डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एंड ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन की डिपेंडेंसी किस पे? एनवायरनमेंट पे। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का प्रभाव। और म्यूचुअल इंटरेक्शन, परस्पर प्रभाव क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण पर मानव की निर्भरता। डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट, तो ह्यूमंस रियली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। रिले ऑन, मानव अपने जीवन और विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। भैया हम तो निर्भर ही रहेंगे। हमें पानी भी चाहिए, और खाना भी चाहिए, फूडिंग, सब चीजें आपको चाहिए। तो एनवायरनमेंट पे तो आपको डिपेंड रहना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड एंड ऑक्सीजन, वन से लकड़ी और ऑक्सीजन मिलती है। रिवर्स से हमें, नदियों से जल मिलता है पानी पीने के लिए। फॉसल फ्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी, ईंधन से ऊर्जा मिलती है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का प्रभाव। अब ह्यूमन का जो एक्शंस होता है एनवायरनमेंट पे, तो क्या होता है? ह्यूमन एक्शंस कैन कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मानव क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती है, क्योंकि हम, पता चला वन काट देते हैं, घर बनाना है, तो जहां पे भी जमीन है, पेड़ पौधे नष्ट कर दिए। ये तो नहीं है लगाए हैं, लगाएंगे दो चार पौधे नहीं, लगाएंगे तो है, अपने गार्डन में लगा लिए चार पांच पौधे। उनसे क्या होता है? आपने इतने इतने कटान करा दिए, वनों का कटान हो गया, जिससे दिक्कत क्या होती है? और प्रदूषण, बहुत सारा पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। उद्योगों से प्रदूषण, चलाने भी पड़ते हैं, जॉब्स चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन भी करते हैं। डिफॉरेस्टाइजेशन लीड्स टू सॉइल इरोशन, वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है। शहरीकरण से जैव विविधता में कमी, अर्बनाइजेशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आप लैंड्स को काटते, वन, जितने भी वन है आपके, पेड़ पौधे हैं, उन्हें आप काटते जा रहे हैं। और आगे के लिए आप ऐसा एनवायरनमेंट पेश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो जनरेशन जो आएगी, उसमें ना तो मुझे लगता है जीवन की कोई गुंजाइश रहेगी, क्योंकि हम सारा ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे जिसमें सब पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो थर्ड वन इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन, परस्पर प्रभाव क्या है दोनों पे, एनवायरनमेंट पे भी और ह्यूमन पे भी। एनवायरनमेंट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ऑल्सो एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। एंड ह्यूमन अफेक्ट द एनवायरनमेंट, दोनों ही एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है और मानव पर्यावरण, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसी कन्वर्जेशन एफर्ट्स इंप्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी, संरक्षण प्रयासों से पर्यावरण सुधार भी होता है। तो एक दूसरे के पूरक ही हैं, जैसे आप इफेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को, वो वैसे ही रिवर्स बैकअप देगा और आपको इफेक्ट देगा उसका। तो दैट्स द थर्ड, तीनों पॉइंट हो गए।
चलते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव क्या होते हैं? वृक्षारोपण अगर हम करें, पर्यावरण बढ़िया बनेगा। वृक्ष लगाएं हम। नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण करें। जो वन्य जीव का जो एरिया है उन्हें हम अपने नॉर्मल हाउस के लिए यूज ना करें, वहां पे अपने घर कम से कम बनाएं जिससे वन्य जीव अपने एरिया में ही रह सके। नेगेटिव इफेक्ट क्या? पॉल्यूशन होगा भाई। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को अत्यधिक दोहन होगा। क्लाइमेट चेंजेस होंगे जिससे आपका कुछ भी हो सकता है। ताप वृद्धि हो सकती है। वाटर का लेवल भी बढ़ सकता है, समुद्र का, बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एनवायरमेंट मूवमेंट। तो एनवायरमेंट movement are organized efforts by people to protect nature and prevent environment degradation caused by human activities such as deforestation, industrial pollution and large development projects। वही सेम चीज अभी जो बताई थी। पर्यावरण आंदोलन वे संगठित प्रयास हैं जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरणीय क्षरण को रोकना है। जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स आए हमारे। मेजर हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट मूवमेंट में चिपको मूवमेंट्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट्स और विश्नोई मूवमेंट। ये नॉर्मल मूवमेंट है, चार मूवमेंट्स और भी है वैसे तो, छह सात आप देख लें। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन और विश्नोई आंदोलन। तो फर्स्ट वन इज द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन जो आया था 1970 में, उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुए। इस आंदोलन ने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का विरोध किया। स्थानीय ग्रामीणों ने, विशेषकर महिलाओं ने, ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगा लिया। यह वन्य संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो it is started in April 1973 in the Chamoli district of Uttarakhand. This movement was a response to massive deforestations. Villagers, mostly women, hugged trees to prevent contractors from cutting them. It became a landmark movement for a forest conservation. तो दैट्स द चिपको मूवमेंट। पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम से भी आ जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में आया था। A major social movement against the constructions of large dams on the Narmada River notify the Sardar Sarovar Dam. It highlighted the displacement of thousands of villagers and ecological damage, demanding better realizations and reassessments of the project। ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ 1985 में शुरू हुआ और एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन में हजारों ग्रामीणों के विस्थापन और पारिस्थितिक नुकसान का मुद्दा उठाया गया और बेहतर पुनर्वास की मांग की गई। थर्ड इज साइलेंट वैली मूवमेंट। दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन पलक्कड़, केरला, टू प्रोटेक्ट the Silent Valley, a dense, biodiverse tropical forest, from the being submerged by a hydroelectric project on the uh, Kapur Kunthapuja River. The project was abandoned in 1983 and the area was declared in national park। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ में कुंती पुंजा है नदी पर जल विद्युत परियोजना से घने सदाबहार वनों को बचाने के लिए हुआ। आंदोलन के बाद 1983 में परियोजना को रद्द कर दिया गया और क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। एंड द फोर्थ वन इज द बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई आंदोलन। इट इज इनिशिएटेड इन 1730 इन, कह सकते हैं, खेजड़ी, राजस्थान। दिस इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एनवायरमेंटल मूवमेंट। Amrita Devi Vishnoi led 363 members of Vishnoi community to lay down their lives to protect scared casualties। यानी ये आंदोलन 1970 1730 वो 1730 के दशक में राजस्थान के खेजडली गांव में हुआ था, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने खेजड़ी के पवित्र पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो दैट्स द फोर्थ बिगेस्ट मूवमेंट। तो ये बहुत ही बड़े मूवमेंट थे जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे।
चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सततता। तो सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन ए मैनर that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It emphasizes long-term environmental protections along with economic and social developments. यानी सततता का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का एक ऐसा उपयोग करना जिससे वर्तमान पीढ़ी की तो आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा हमें एनवायरनमेंट को ऐसा बना के चलना है। तो पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी कौन कौन से हैं? सस्टेनेबिलिटी इज द बेस्ड ऑन थ्री मेजर प्रोजेक्ट: एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरणीय सततता, आर्थिक सततता और सामाजिक सततता। तो देखते हैं तीनों। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय सततता, प्रदूषण कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कम करना और इकोसिस्टम की रक्षा करना। यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और इकोसिस्टम की रक्षा करना। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कन्वर्जिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एनर्जी। तो जिससे आपका क्या होगा? एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहेगा आगे के लिए भी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक सततता को हम कैसे प्रमोट? इट्स प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विदाउट एक्सप्लोइटिंग रिसोर्सेस और पीपल। ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और लंबे समय तक टिकाऊ रहे, ऐसा विकास करना। सोशल सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक सततता, ensuring fair, safe and equitable living conditions for all such as education, health care and fair labor practice। समाज में समानता जो बहुत कम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय को बढ़ावा देना ताकि जीवन में स्तर बेहतर हो सके। तो तीन आपकी ये सस्टेनेबिलिटी है। चलते हैं सस्टेनेबिलिटी लाइफ के उदाहरण का अगर आप देखें, ऊर्जा बचाना, प्लास्टिक मुक्त जीवन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। लाइट का आप जितना भी सेव करेंगे, प्लास्टिक की बजाय आप कंटेनर यूज करें, कपड़े के थैले यूज करें, मेटल के कंटेनर कह सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना, ये भी आपका सस्टेनेबिलिटी लाइफ के एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सप्लेन इशू रिलेटेड टू देयर ओवर यूटिलाइजेशन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करें और उनके अत्यधिक उपयोग से संबंधित मुद्दों की व्याख्या करें। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं आपके? मटेरियल हैं और कहाँ से मिलते हैं? नेचर से ही मिलते हैं। दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमन टू मीट देयर नीड्स सच एज वाटर, एयर, लैंड, forest and minerals. Due to rapid population growth and industrializations, these resources are being overutilized, leading to serve environmental consequence. प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ या घटक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनका हम यूज करते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारा जीवन भी चल पाता है, जैसे जल, वायु, भूमि, वन और खनिज। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण इनका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो अभी के लिए और आगे के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये तीन टाइप में होते हैं। नंबर वन, बेस्ड ऑन द रिन्यूएबिलिटी, बेस्ड ऑन ऑरिजिन, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। नवीनीकरण और अनवीकरण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो नवीनीकरण और अनवीकरण के आधार पर, बेस्ड ऑन द रिन्यूएबिलिटी। तो नवीनीकरण, ये संसाधन कौन कौन से? ये संसाधन प्राकृतिक में निरंतर उपलब्ध रहते हैं जो या कम समय में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, ये उत्पन्न होते रहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, मिट्टी। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। तो these resources that are finite and take millions of years to form, making them exhaustible.
ये संसाधन सीमित मात्रा में है और बनने में लाखों वर्ष लेते हैं। एक बार समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये इन्हें लाखों साल लगते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। तो दैट्स द फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज। ये सजीव से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर्स। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिश, क्रॉप्स। और अजैविक संसाधन में कौन सा? एबायोटिक, ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, ड्राइव फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स। एंड थर्ड वन इज द विकास के स्तर के आधार पर, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। वास्तविक संसाधन, क्वांटिटीज आर नोन एंड करेंटली इन यूज, जिनका उपयोग किया जा रहा है और मात्रा ज्ञात है। उदाहरण कोयले की खदानें। पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन, एग्जिस्ट इन ए रीजन बट मे बी यूज इन द फ्यूचर। जैसे सोलर, विंड एनर्जी इन डेजर्ट्स, जो मौजूद है लेकिन भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग से संबंधित समस्याएं। अब कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। The excessive and uncontrolled extractions of natural resources is causing serious environmental damage। जैसे संसाधनों की कमी हो जाती है, वनों की कटाई, ये आपके अति उपयोग करने से प्रॉब्लम क्या रहेगी? जल संकट और प्रदूषण, भूमि का क्षरण होगा, पर्यावरण असंतुलन एंड जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। तो रिसोर्स डेप्लीशन, डिफॉरेस्टाइजेशन, वाटर स्कैरिटी एंड पॉल्यूशंस, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंजेस। तो बायोडाइवर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, संसाधनों की कमी में जीवाश्म ईंधन, कोयला और तेल और खनिजों का तेजी से उपयोग होने से वे समाप्त होने की कगार पर हैं। वनों की कटाई, एक्सेसिव लॉगिंग फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स कॉजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बढ़ती औद्योगिक जरूरतों के लिए वनों को काटा जा रहा है, जिससे जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। जल संकट और प्रदूषण, over extractions of groundwater cause the water table to drop, while pollutions from industrial waste and rain ruins water quality। भूजल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर नीचे जा रहा है और अत्यधिक कचरे और रसायनों से नदी और भूमिगत जल प्रदूषण हो रहा है। देख रहे होंगे आप, लेवल ऑफ वाटर आपका नीचे जाता जा रहा है। पहले कहाँ हम 50 मीटर पे, फिर अब 100 मीटर पे, 150 मीटर पे, 200 मीटर पे और अच्छा जल मिल पाता है हमें। भूमि का क्षरण, excessive use of chemical fertilizer and pesticides reduce soil fertility, leading of leading to desertifications और and erosions। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। जितना हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल, उससे हमारे क्या हो रहा है? हम नुकसान ही कर रहे हैं अपनी मिट्टी में। जो हमारी उपयोगी मिट्टी है उसे हम खराब करते जा रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन और जलवायु प्रदूषण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस, बर्निंग फॉसल fuels increase greenhouse gas emission, causing global warming, floods and droughts। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं हो रही हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, निवास स्थान के विनाश के कारण कई जीव जंतु और वनस्पतियां की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। तो ये भी एक इसका कह सकते हैं पॉइंट है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफॉरेस्टाइजेशन, कॉज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। अगर हम पौधों वनों की कटाई करेंगे तो जिससे मिलने वाली ऑक्सीजन समय, इतने इतने बड़े वन अगर हम ज्यादा काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। अगर बात करें वन्य जीव, वो भी आपके इधर उधर घूमेंगे। तो बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं। डिफॉरेस्टाइजेशन इज द लार्ज स्केल रिमूवल और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, typically resulting in damage to the quality of land and loss of the habitat for biodiversity। It is primarily driven by human activities
सीकिंग एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और टिम्बर। वनों की कटाई बड़े पैमानों पर पेड़ों को काटने या वनों को साफ करने की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है और जैव विविधता के लिए आवास की हानि होती है। ये मुख्य रूप से कृषि भूमि, औद्योगिक विस्तार या लकड़ी के लिए मानव गतिविधियों द्वारा प्रेरित है। तो इससे ये बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। कौन कौन से? कॉज ऑफ डिफॉरेस्टाइजेशन, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टाइजेशन, कंट्रोल मेजर। तो सबसे पहले कॉज देखते हैं। द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टाइजेशन आर बोथ ह्यूमन इंड्यूस्ड एंड नेचुरल। नंबर वन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कृषि विस्तार। क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर क्रॉप्स एंड कैटल रैंचिंग, फसलों और पशुपालन के लिए जंगलों को साफ करना। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण और बुनियादी ढांचा। बिल्डिंग रोड, सिटीज, डैम्स एंड इंडस्ट्रीज, सड़कों, शहरों, बांधों और उद्योगों का निर्माण होना। लॉगिंग एंड टिम्बर, कटिंग ट्रीज फॉर रॉ मटेरियल, पेपर एंड फ्यूल, कच्चे माल, कागज और ईंधन के लिए पेड़ों को काटना। माइनिंग, खनन, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड फ्यूल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज, वन क्षेत्रों से खनिज और ईंधन निकालना। नेचुरल कॉज, प्राकृतिक कारण। फॉरेस्ट फायर्स, ड्राउट एंड फ्लड्स, जंगल की आग, सूखा और बाढ़। ये सारे आपके कॉज कहलाते हैं, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टाइजेशन। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टाइजेशन क्या, उसका वनोन्मूलन के प्रभाव क्या होंगे? तो अगर आप वन काटेंगे ज्यादा तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंजेस होंगे, सॉइल इरोजन होगा एंड बायोडायवर्सिटी ऑफ लॉस, जैव विविधता को नुकसान होगा, जल चक्र में बाधा रहेगी, वाटर साइकिल डिस्टरप्शन हो जाएगा और नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। तो ये आप पढ़ लेना। सेकंड इज कंट्रोल मेजर, नियंत्रण के उपाय। इसको कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, थर्ड द पॉइंट। तो वनों की कटाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे वनीकरण, प्लांटेशन, जो पेड़ काटे गए उनके स्थान पर अधिक पेड़ लगाएं। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिप्लेस दोज दैट हैव बीन कट डाउन। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सतत वन प्रबंधन, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, टिकाऊ कटाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और मौजूदा वनों की रक्षा करना। रिड्यूस रीयूज साइकिल, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ पेपर, पेपर कागज का कम से कम उपयोग एंड वुड प्रोडक्ट्स, लकड़ी के उत्पादों की खपत कम करना और कागज की। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी नियम, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट इलीगल लॉगिंग एंड फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन, अवैध कटाई और वन भूमि रूपांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू करना। पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, लोगों को वनों के महत्व के बारे में शिक्षित करना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, जल संरक्षण प्रथाओं की व्याख्या करें। तो जल संरक्षण, अगर आप जल को संरक्षण करेंगे, सही से रखेंगे, तो आगे के लिए भी मिलेगा। तो वाटर कंजर्वेशन इज द केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। जल संरक्षण का अर्थ है जल संसाधनों का सतर्क प्रबंधन, ताकि भविष्य में जल उपलब्ध रहे। कैसे कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ड्रिप इरिगेशन होगा, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट। तो ये सारे इसके उपाय हैं। इसके थ्रू आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जड़ों तक पहुंचाना चाहिए पौधों की, अपशिष्ट जल पुनः उपयोग में लाया जाए। तो ये सारे वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। ये जल संकट को रोकेगा और आगे के लिए हमें जल की उपलब्ध कराएगा, जल को स्वच्छ उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा संरक्षण को समझाइए। एनर्जी सिक्योरिटी मींस रिलायबल एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज एट अफोर्डेबल प्राइस। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है सस्ती और निरंतर ऊर्जा की उपलब्धता। तो कैसे मिल सकती है? नवीनीकरण स्रोत का उपाय, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज, हम उनका यूज करें, सौर, पवन, जल ऊर्जा।
प्रमोटिंग एनर्जी इफिशिएंसी, एलईडी का इफिशिएंटली एप्लीकेंस यूज करें। एलईडी ऊर्जा का, एलईडी जो बल्ब यूज करते हैं, एलईडी चीजों का यूज करा जाए। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करें। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल्स इन रूरल एरियाज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सौर पैनल लगे होते हैं, ज्यादातर देखा होगा ग्रामीण में। आजकल शहरों में भी बहुत सारे जगह सौर पैनल लग चुके हैं। एंड एक्सप्लेन इंटीग्रेशन एंड इंट्रा जनरलाइजेशन इक्विटी, अंतर पीढ़ीगत और अंत पीढ़ीगत समानताएं की व्याख्या करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलाइज ऑन टू कोर प्रिंसिपल्स, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी and intergenerational equity. Together, they aim to ensure that development is just for everyone living today and sustainable for those who will live tomorrow. सतत विकास दो मुख्य सिद्धांतों पर निर्भर करता है, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी और इंटरजनरेशनल, वर्तमान पीढ़ी के भीतर निष्पक्षता और वर्तमान और भविष्य पीढ़ियों के बीच में निष्पक्षता। साथ में उनका लक्ष्य ये सुनिश्चित करता है कि विकास केवल आज रहने वाले सभी लोगों के लिए हो रहा है और जो कल जिएंगे उनके लिए भी टिकाऊ। तो अंतर पीढ़ीगत समानता, intra-generational equity. Intra-generational equity refers to the fair and just distributions of resources, income, and opportunities among the members of the same generation. It focuses on reducing inequality between the rich and poor and between development and developing nations within the present time. इंटरजनरेशन इक्विटी से तात्पर्य एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच संसाधनों, आय और अवसरों के निष्पक्ष वितरण से है। ये वर्तमान समय में अमीर और गरीब के बीच और विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानताओं को कम करने पर केंद्रित है। सेकंड इज अंतर पीढ़ीगत समानता, इंटरजनरेशनल इक्विटी। Intergenerational equity focus on the fair distributions of resources and opportunity between the present and future generations, emphasizing that current actions should be not harm the ability of future generations to meet their needs. इंटरजनरेशन इक्विटी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच संसाधनों और अवसरों के बीच निष्पक्ष वितरण पर केंद्रित है। इस बात पर जोर देते हुए कि वर्तमान कार्यों के से भावी पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता का को नुकसान नहीं होना चाहिए। पता चला आजकल आप अपने लिए तो कर ले रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन तो कर नहीं पाए, तो ऐसा ना हो, उसकी ही जरूरतों को पूरा करने की भी क्षमता आपको रखनी चाहिए कि आप अपने लिए तो कर रहे हैं, उनके लिए भी ध्यान रखें। एंड द 12th क्वेश्चन, रोल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जन जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा। ये बहुत ही जरूरी है सभी के लिए कि भाई सभी को पता होना चाहिए कि हाँ भाई जीवन सभी के लिए है और इसे सही से बनाए रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एजुकेटिंग पीपल अवॉइड अबाउट एनवायरमेंटल इशू, एनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। पर्यावरणीय शिक्षा लोगों को जिम्मेदार और सतत व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। promote eco-friendly practices, reduce pollutions and resource wastage, encourage participation in conservation efforts। तो ये सारे ऑप्शन है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस कैंपेन चलते रहते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जागरूकता अभियान चल रहा है। ये इसीलिए बताया जाता है कि आप अवेयर रहें, कम से कम यूज करें इन सारी चीजों का, जिससे आपको क्या हो आगे के लिए भी फैसिलिटी मिलती रहे। सेकेंड यूनिट अभी स्टार्ट होती है, दैट्स द फर्स्ट यूनिट, बहुत लॉन्ग फर्स्ट यूनिट रही। यूनिट नंबर सेकंड, इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता और सतत अभ्यास। तो नंबर वन क्वेश्चन है, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या होता है इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज द नेचुरल सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू फॉर्म इज स्टेबल यूनिट। परितंत्र जीवित और एवं निर्जीव घटकों का वह तंत्र है जिसमें सभी घटक आपस में क्रिया करके संतुलन बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन्य परितंत्र, वन परितंत्र, तालाब परितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज
इसमें क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक घटक अजैविक। जैसे प्रोड्यूसर उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, डिकम्पोजर अपघटक। यानी कुछ ऐसे होते हैं उत्पाद बनते हैं, कुछ उपभोक्ता उन्हें खाते हैं। तो दैट्स द प्रोड्यूसर कौन हो गए, प्लांट्स। और एनिमल्स क्या हो गए, उपभोक्ता जो उसे खा रहे हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। और उत्पादक जो उत्पाद करते हैं, अपघटक बैक्टीरिया और फफूंद। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे अजैविक घटक एयर वाटर सॉइल, वायु जल मिट्टी, लाइट टेम्परेचर न्यूट्रिएंट्स, प्रकाश तापमान और पोषक तत्व। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, एक इकोसिस्टम का मतलब है कि सिस्टम को सही से चलाना जिससे कोई दिक्कत ना आए। इकोसिस्टम फंक्शनिंग इंक्लूड द फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फूड चेन एंड वेब्स। पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों में ऊर्जा का प्रभाव, पोषण तत्वों का चक्रण और खास श्रृंखलाओं व जालों की संरचना शामिल है। जिसमें ऑप्शन है, एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन, ऊर्जा प्रवाह, न्यूट्रिशन साइकिल, रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन नाइट्रोजन वाटर, पोषक तत्वों का चक्र, डिकम्पोजिंग डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इकोलॉजिकल बैलेंस, स्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम, पारिस्थितिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, प्राकृतिक परितंत्र के प्रकार। तो नेचुरल इकोसिस्टम आर सेल्फ sustaining system formed by the interaction of living organisms with their physical environment. Different ecosystems exist based on climate, geography, and availability of resources. पारिस्थितिक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जीवित जीवों की उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अनंत क्रिया द्वारा निर्मित आत्मनिर्भर प्रणालियां हैं। जलवायु, भूगोल और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। प्राकृतिक परितंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, घास भूमि, मरुस्थलीय भूमि परितंत्र हो गया, जलीय जिसमें जलीय जीव रहते हैं, मरुस्थलीय जीव, घास भूमि पे जो जीव रहते हैं, और वन परितंत्र जो वन में रहते हैं। तो फर्स्ट इज फॉरेस्ट, वन परितंत्र कैसे कहते हैं, वन परितंत्र में पेड़ प्रमुख होते हैं और इसमें अनेक प्रकार के पौधे, जानवर, पक्षी और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीशन अवशोषण, जलवायु नियंत्रण और मृदा संरक्षण में भूमिका निभाते थे। तो forest ecosystem is dominated by trees and support a wide variety of plants, animal, birds, and microorganisms. It play a vital role in oxygen production, carbon dioxide absorption, climate regulations, and soil conservation. Forests are among the richest ecosystem in the term of biodiversity. For example, है Amazon का जो जंगल, Western Ghat supports, पश्चिमी घाट के वन उच्च जैविक विविधता का उदाहरण है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास भूमि परितंत्र में घास प्रमुख होती है और पेड़ बहुत कम होते हैं। यह चरने वाले जीवों का निवास स्थान है और उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में सवाना घास भूमि प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट इज डेजर्ट ecosystem, मरुस्थली। Desert ecosystem receive very low rainfall and have extreme temperature. Plants and animals are especially adapted to conserve water and survive harsh conditions. मरुस्थली परितंत्र में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अत्यधिक होता है। यहाँ के जीव जल संरक्षण के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थार मारुस्थल। एडिक्वेट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एडिक्वेट नहीं, एक्वेटिक इकोसिस्टम जलीय प्रतंत्र। Aquatic ecosystem include fresh waters like river, lake, ponds, and marine seas of ocean ecosystems. They support a wide range of aquatic plants and animals and the essentials for the global water cycle. जलीय परितंत्र में मीठे जल और समुद्री जल शामिल होते हैं। ये अनेक जलीय जीवों का
आवास स्थान होता है और जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे रिवर ऑफ गंगा, गंगा रिवर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब है, जैव विविधता। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करता है और मानव अस्तित्व और विकास का समर्थन करता है। बायोडायवर्सिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ on earth. It ensure ecological balance and support human survival and development. तो ये कैसे तीन स्तरों में पाई जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और परितंत्र विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होगा, तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता से है। ये तीन स्तर में पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जैव विविधता का महत्व है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, पर्यावरण संतुलन। जैव विविधता पर्यावरण में संतुलन बनाए रखती है। इट मेंटेन और बैलेंस्ड द इकोसिस्टम एंड एंश्योर दैट द प्रॉपर फंक्शनिंग। सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन, भोजन भोजन और औषधि का स्रोत। मैनी क्रॉप्स एंड मेडिसिन आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अनेक खाद्य पदार्थों और दवाइयां जैव विविधता से ही प्राप्त होती है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य। सपोर्ट एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड लिवर लाइवहुड, कृषि, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना। क्लाइमेट रेगुलेशन, जलवायु का नियंत्रण करते। फॉरेस्ट एंड ओशियंस रेगुलेट क्लाइमेट बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। वन और महासागर जलवायु को नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को खतरे। क्या क्या थ्रेट्स हैं जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी इज अंडर सीरियस थ्रेट्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एनवायरमेंटल चेंज। These threats reduce the species diversity and disturb ecological balance. मानव गतिविधियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जैव विविधता गंभीर खतरे में है। ये खतरे प्रजाति और विविधता को कम करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। कौन कौन से हैं खतरे, जैसे आवास विनाश, habitat loss of fragmentations, deforestation, urbanizations and industrialization destroy natural habitat of plants and animals। वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकरण से जीवन का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। भाई जितनी जरूरत है उतने लो। एक्सपेंसिव एक्सेसिव हंटिंग, फिशिंग एंड लॉगिंग रिड्यूस स्पेसिस पॉपुलेशंस। स्पाइसिस स्पाइसिस पॉपुलेशन, अत्यधिक शिकार, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना प्रजातियों को समाप्त कर देता है। पॉपुलेशंस, प्रदूषण, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन हार्म प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो। वायु जल और मृदु प्रदूषण जीवों को नुकसान पहुंचाता है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, रेजिंग टेम्परेचर एंड चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स अफेक्ट स्पीशीज सर्वाइवल। तापमान वृद्धि और वर्षा में बदलाव जीवों को प्रभावित करता है। विदेशी इनवेंसिव स्पीशीज, विदेशी प्रजातियां, नॉन नेटिव स्पीशीज compete विद नेटिव स्पीशीज फॉर रिसोर्सेज। विदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं। पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, अवैध शिकार, खाल, सींग और अंगों के लिए अवैध शिकार करना। इलीगल हंटिंग फॉर स्किन, हॉर्न्स एंड बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम रीसाइलेंस, होमोस्टेटिक्स एंड कैरिंग कैपेसिटी में क्या मतलब होता है। तो परितंत्र सहनशीलता, होम्योस्टेटिसिस एंड धारण क्षमता। तो इकोसिस्टम resiliences the ability of ecosystem to recover and restore its structure and functioning after disturbance such as floods, fires and human activity। परितंत्र सहनशीलता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई परितंत्र प्रकृति या मानव जनित व्यवधान के बाद स्वयं को पुनः स्थापित कर लेता है। परितंत्र सहनशीलता कहलाती है। जैसे आग लगने के बाद जंगल में फिर से आ, पौधे विकसित हो जाना, पेड़ पौधे आ जाना। होमोस्टेटिक्स,
Homeostasis refers to the self-regulating mechanism of an ecosystem that maintain internal balance despite external changes. होमोस्टैसिस परितंत्र की वह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो भारतीय परिवर्तनों के बावजूद संतुलन बनाए रखती है। फॉर एग्जाम्पल तापमान नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, पोषक तत्व का संतुलन। फॉर की एस्पेक्ट चाहिए, एग्जाम्पल है शिकारी शिकार संबंध द्वारा जनसंख्या संतुलन, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप मेंटेनिंग पॉपुलेशन बैलेंस। कैरिंग कैपेसिटी क्षमता धारण धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन्स दैट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेस। धारण क्षमता से तात्पर्य उस अधिकतम जनसंख्या से जिससे जिसे कोई परितंत्र बिना संसाधन क्षय के सहन कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल देख लेना, नेक्स्ट इज 7 सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट, सतत परितंत्र प्रबंधन। तो sustainable ecosystem management is the planned and responsible use of ecosystem to meet human needs without degradation their structure, functions and biodiversity। सतत परितंत्र प्रबंधन का अर्थ है परितंत्रों का योजनाबद्ध एवं जिम्मेदार उपयोग जिससे उनकी संरचना, कार्य और जैव विविधता सुरक्षित रहे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुख्य सिद्धांत क्या है? नियंत्रित संसाधन उपयोग, कंट्रोल रिसोर्सेज का यूज, कम से कम रिसोर्सेज का और कंट्रोल वे में रिसोर्सेज का यूज करा जाए। जैसे रेगुलेटिंग फिशिंग लिमिट्स, हैबिटेट कंजर्वेशन आवास संरक्षण, प्रोटेक्ट ऑफ फॉरेस्ट। तो अगर हम प्रोटेक्ट करें वन को, वन का संरक्षण करेंगे तो एक हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो बिल्कुल सही रहेंगी और उनको क्रिएट करा जाए। पॉपुलेशन रिडक्शंस, प्रदूषण नियंत्रण रखें जिससे कि आप भी सही रहेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जन सहभागिता, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, स्थानीय समुदाय सतत प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीटू एंड एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है? तो इन सीटू कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट देयर नेचुरल हैबिटेट वेयर दे कंटिन्यू टू इवॉल्व नेचुरली। इन सीटू संरक्षण का अर्थ है जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण जहां उनका प्राकृतिक विकास बना हुआ रहता है। जैसे पेड़ों पे घोंसले, मछलियां अपना जल में निवास करती हैं। मेथड एंड एग्जाम्पल, तरीके एवं उदाहरण, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे वो वन्य जीव रहते ही हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभयारण्य। बायोस्फेरिक रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। टाइगर कंजर्वेशन एडवांटेज क्या होते हैं? मेंटेन नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक परितंत्र सुरक्षित रहता है। सपोर्ट इवोल्यूटरी प्रोसेस, विकास प्रक्रिया बनी रहती है। एक्सीटू संरक्षण क्या होता है? एक्सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो उनका पुराना ओल्ड जो घर था, जो जो एक्चुअल है वहां पे ना रह के कहीं और आउटसाइड। एक्सीटू संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक प्राकृतिक आवास से बाहर नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षित किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक। तो राष्ट्र वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी है एक इसका। तो दैट्स द टू थिंग्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एज ए मेगा डाइवर्स नेशन, भारत एक महाजैव विविध देश। India is a, considered a mega diverse nation because it supports a very high variety of plants, animals, and ecosystem representing nearly 8% of the world biodiversity. Even though it occupy only about 2.4 of the earth land area। भारत को महाजैव विविध देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ वनस्पतियां, जीवों और परितंत्रों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व की लगभग 8% जैव विविधता मौजूद है जबकि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल केवल 2%, 2.4% है। रीजंस फॉर इंडियाज मेगा डाइवर्सिटी क्या है?
डाइवर्स क्लाइमेट, विविध जलवायु। भारत में उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, पर्वतीय और मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। वैरिड जियोग्राफी, विविध भौगोलिक संरचनाएं, पर्वत है, मैदान है, पठार है, मरुस्थलीय है, तटीय क्षेत्र है। रिच इकोसिस्टम टाइप्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं। हाई एंडेमिज्म, स्थानीय प्रजातियां। मैनी स्पाइसेस आर फाउंड ओनली इन इंडिया, कई प्रजातियां केवल भारत में ही पाई जाती। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स: पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र, सुंदरलैंड्स, अंडमान निकोबार। The next is there's a third unit, environmental pollutions, waste management and sustainable development, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? एक्सप्लेन इट, मेजर टाइप्स। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण, द एनवायरमेंटल population population is the introductions of harmful substance of forms of energy into the environment which it cause undesirable changes and negativity affect living organisms, natural resources and ecological balance। पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा पर्यावरण में मिलकर प्राकृतिक संतुलन और जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर, नॉइज, सॉइल और मैरीन पॉल्यूशन। तो ये इतने सारे टाइप्स के आपके हैं पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, आपको वायु प्रदूषण पता ही है। उद्योगों के कारण जो, वाहनों, उद्योगों और ईंधन के दहन के कारण होने वाली हानिकारक गैसों से और उनके कारण द्वारा वायु का दूषित होना। इट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड पर्टिकुलर मैटर ऑफ in the atmosphere released from vehicles, industries and burning of fossil fuels। वाटर, जल का प्रदूषित होना। नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इनके बारे में लिख देना आप। यातायात, मशीनों और लाउड स्पीकरों से उत्पन्न अत्यधिक और अवांछित शोर, नॉइज हो जाता है। सॉइल, मृदा प्रदूषण, कीटनाशकों, उर्वरकों और कचरे के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। मैरीन पॉल्यूशन, समुद्री प्रदूषण। It refers the pollutions of seas and ocean by plastic waste or oil spills, sewage, and toxic substance causing serious harm of to marine life। प्लास्टिक, कचरे, तेल, रिसाव और विषैले पदार्थों से समुद्र का प्रदूषित होना। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन ऑन बिजनेस एंड कम्युनिटीज। व्यवसायों और समुदायों पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या करें। तो environmental pollutions has serious negative effect on both business activities and community life। It major impact on are explained below। पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसायों और समुदायों दोनों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से हैं? इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड बिजनेसेस, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटीज। तो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, सबसे ज्यादा तो हेल्थ पे। Pollution causes diseases such as asthma, lung infections, skin disorders, and waterborne illness। This increase the healthcare cost and reduce workforce efficiency। प्रदूषण के कारण दमा, फेफड़ों की बीमारी, त्वचा रोग, जल जनित रोग बढ़ते हैं, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ता है और कार्यक्षमता घटती है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस के लिए क्या होगा? पॉल्यूशन रिड्यूस वर्कर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इलनेस एंड एब्सेंटी। Businesses face higher operational costs for pollutions control, legal complaints and environmental penalties। बीमारियों के कारण कर्मचारी की उत्पादकता कम होती है। व्यवसायों को प्रदूषण नियंत्रण, जुर्माने और कानूनी नियमों पर अधिक खर्च करना पड़ता है। Impact on environment. Environmental pollution leads to depletions of natural resources like clean air, water, and fertile soil. These affects agriculture, fisheries, and industries dependent on natural resources। प्रदूषण से स्वच्छ वायु, जल और उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की हानि होती है, जिससे कृषि और उद्योग प्रभावित होते हैं।
समाज और समुदायों पर प्रभाव क्या होता है? प्रदूषण से जीवन स्तर गिरता है, स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं और कई लोगों को प्रदूषित क्षेत्रों से स्थानांतरित होकर जाना पड़ता है। इन्हीं कारणों से व्यवसायों को स्वस्थ तकनीक, हरित ऊर्जा और सतत विकास के उपाय अपनाने पड़ते हैं। चलते हैं। एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इट्स कंसिक्वेंस, ग्रीन हाउस प्रभाव और उसके परिणामों को समझाइए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच certain gases such as carbon dioxide, methane, and water vapor trap heat in the Earth atmosphere. These gases allow sunlight to enter but prevent the reflected heat from escaping back into the space, thereby increasing the Earth average temperature. ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प जैसी गैसें सूर्य की गर्मी को वातावरण में फंसा लेती हैं। ये गैसें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने देती हैं, लेकिन ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसके प्रभाव क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज होता है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाती है, वैश्विक ताप बढ़ता है, क्लाइमेट इनबैलेंस हो जाता है, जलवायु असंतुलन होता है, इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये सारे इफेक्ट्स आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ओजोन लेयर डेप्लीशन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ओजोन परत का क्षरण क्या है? मेंशन इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। तो ओजोन लेयर क्या है? ओजोन परत का क्षय स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की परत के पतले होने के कहते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक परावैंगिक विकिरण से बचाती है। यह मुख्य रूप से मानव निर्मित रसायनों जैसे सीएफसी, हॉलिन्स और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण होता है। Ozone layer depletion refers to the thinning of the ozone layer in the stratosphere, which protects life on Earth from harmful ultraviolet radiations. This depletion is mainly caused by the human-made chemicals such as CFC, chlorofluorocarbons, halogens, and other ozone-depleting substances. कॉजेस कौन कौन से होते हैं देखिएगा। क्या कैसे आएगा? रिलीज ऑफ सीएफसी, कैसे? एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर और एरोस्पेस से सीएफसी का उत्पादन होता है। अग्निशमन यंत्रों से हॉलेंस का उत्सर्जन होता है, मिल हॉलेंस आती। नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम द फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उर्वरक और अधिक गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड मिलती है, हमें बनती है। मिथाइल ब्रोमाइड यूज टू पेस्टिसाइड, कीटनाशकों में प्रयुक्त मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये कॉज है। इफेक्ट्स क्या होते हैं इनका? इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे होगा तो इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर एंड सनबर्न्स, त्वचा कैंसर और धूप से जलना। आई प्रॉब्लम्स लाइक, आप कह सकते हैं त्वचा कैंसर और धूप से जलन, ये तो नहीं। आई प्रॉब्लम्स, आंखों की रोशनी में मोतियाबिंद हो जाना, कैटरैक्ट्स, मोतियाबिंद। वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाना। डैमेज टू क्रॉप एंड मैरीन लाइफ ड्यू टू एक्सेसिव यूवी रेडिएशन, अत्यधिक यूवी विकिरण के कारण फसलों और जलवायु जलीय जीवन को नुकसान। नेक्स्ट इज अम्लीय वर्षा क्या है? व्हाट इज एसिड रेन? पूछा जाता है। एसिड रेन रेफर्स टू रेन, स्नो और फॉग दैट हैज ए हायर एसिडिटी देन normal due to the presence of sulfur dioxide, nitrogen oxides in the atmosphere. These gases reacts with water, oxygen, and other chemicals to form sulfuric and nitric acids, which then fall as precipitation. अम्लीय वर्षा वह वर्षा है, बर्फ या कुहासा है जिसमें समुद्र सामान्य से अधिक अम्लता, क्या अम्लता का मतलब कह सकते हैं आप एसिडिटी होती है। ये मुख्य रूप से वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के कारण होती है। ये गैसें जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो वर्षा के रूप में गिरती है। इसका इफेक्ट क्या होता है जब ये अम्लीय वर्षा होती है? तो फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स रिलीजिंग SO2 एंड नाइट्रोक्स ऑक्साइड, फैक्ट्रियां ये बनाती हैं SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड।
व्हीकल एग्जॉस्ट करते हैं, जो धुआं करते हैं, उससे हमारा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन जलाने से, कोल ऑयल गैस जलाने से भी ये गैसेस निकलती हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इनसे, हमें नुकसान क्या होता है? ऐतिहासिक डैमेज टू माउंट मोनोमाउंटेन्स एंड बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक स्मारकों और भवनों को नुकसान। जब ये एसिड रेन होती है तो क्या होता है, आप देखें, स्पेशली मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड मार्बल्स, विशेष रूप से चूना पत्थर और संगमरमर से बने। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है, कृषि प्रभावित होती है। जल स्रोतों का अम्लीकरण हो जाना, मछली और जलीय जीवन को नुकसान होना। और स्वास्थ्य पे इफेक्ट, जैसे सांस लेने की समस्या, हेल्थ इफेक्ट्स। एग्जाम्पल जैसे ताजमहल इन इंडिया हैज सफर्ड discolorizations and corrosion due to acid rain caused by nearby industrial pollution। भारत का ताजमहल पास के औद्योगिक औद्योगिक प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा से रंग और संरचना में परिवर्तन झेल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस मेजर पॉल्यूशन एपिसोड इन इंडिया। तो भारत में प्रदूषण, प्रमुख प्रदूषण प्रकरणों पर चर्चा करें तो मेजर पॉल्यूशन एपिसोड कौन कौन से हुए हैं? जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्राइसिस, गंगा रिवर पॉल्यूशंस। भोपाल की जो ट्रेजेडी हुई थी सभी को मालूम है, क्या हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो क्या हुई थी, फ्रॉम ए पेस्टिसाइड प्लांट्स इन भोपाल एमपी, लीकेज हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो चुका, जिससे 3,000 से अधिक मौतें हुई थी। और सांस लेने में समस्या हो गई, अंधापन हो गया, दीर्घकालिक रोग बन गए उसमें। सबक क्या मिला हमें, लेसन क्या है? पुअर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैन लीड द कैटास्फोरिक पॉल्यूशन इवेंट। पहली बात तो औद्योगिक जो है, ये जितने भी आपके जो फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, तो वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर की एक डिस्टेंस जरूर हो, 10 to 15 किलोमीटर की डिस्टेंस जरूर हो। लेकिन आजकल 15 किलोमीटर के बाद, हर 2 किलोमीटर के बाद तो एक गांव आ जाता है। तो बहुत, ये तभी हुई थी, देख लीजिएगा पास में 3,000 से ज्यादा इफेक्ट हुए थे इसमें, और डेथ हो गई थी। इफेक्ट भी और डेथ भी, और इफेक्ट तो पता नहीं कितनों को हुआ, आज तक भी होता है। दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्राइसिस, दिल्ली वायु प्रदूषण संकट जो हो रहा है, इसमें वाहनों का धुआं, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषित राज्य में फसल जलाना, निर्माण गतिविधियां। इम्पैक्ट क्या हो रहा है? घना धुंध रहता है, आपका सर्व स्मोक, रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, आई इरिटेशन होती है, रिड्यूस विजिबिलिटी हो जाती है, इंक्रीज मोर्टेलिटी ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। लेसन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इमिशन कंट्रोल आर क्रिटिकल फॉर अर्बन हेल्थ। शहरीकरण, शहरी स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन और उत्सर्जन नियंत्रक आवश्यक है। गंगा रिवर पॉल्यूशन, जो अपशिष्ट पदार्थ हम जो डालते रहते हैं, धार्मिक सामग्री भी डालते रहते हैं, प्राकृतिक कचरा, प्लास्टिक कचरा, और जो भी कुछ हमें मिलता है वो डाल देते हैं, तो ये भी एक प्रदूषण का कारण है। इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारा जो जल जनित रोग जो हो जाते हैं, जलीय जीवन की हानि, असुरक्षित पेयजल हो जाता है। और अगर हम इसे सही से रखेंगे तो आगे के लिए भी हमें ऐसे ही गंगा जल बढ़िया पवित्र मिलता रहेगा। तो वेस्टेज अगर जितना डालेंगे तो उससे प्रदूषण तो होगा ही। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं? तो ए डिजास्टर इज a sudden or sudden event that cause serious disruptions to the normal life, leading to the loss of human life, property, infrastructure and environmental damage। आपदा एक ऐसी अचानक और गंभीर घटना है जो समाज सामान्य जीवन को बाधित करती है तथा मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाती है। डिजास्टर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड। दो तरीके के डिजास्टर हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक आपदाएं हो या मानव निर्मित आपदाएं। जैसे कह सकते हैं एटम बॉम्ब छोड़ देना, ये भी आपके मानव निर्मित आपदाएं में ही आ जाती है। Natural disasters are caused by the natural forces of the earth without direct human involvement. These events are often unpredictable and can be cause large scale destructions। जो आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इन पर मानव का सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज।
ये सारी चीजें मैनमेड क्या होती हैं? मैनमेड डिजास्टर अकर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानव के द्वारा होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फायर्स, एक्सप्लोजन, wars, nuclear disaster, chemical gas leaks, war and terrorism, industrial accident. चलिए नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, सोशल इश्यूज, लीगलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी। Explain the relationship between society and environment with reference to sustainable development and environmental ethics. सतत विकास और पर्यावरणीय नैतिकता के संदर्भ में समाज और पर्यावरण के बीच संबंध की व्याख्या करें। Society and environment are closely interrelated and continuously influence each other. Human activities such as industrialization, urbanizations, and agriculture affect natural resources, while एनवायरमेंटल चेंज इम्पैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। समाज और पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और लगातार एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। मानव गतिविधियां जैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना पड़े। Sustainable development refers to the development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास होना चाहिए। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या कहते हैं? Environmental ethics is a branch of ethics that deals with moral principles, guidelines, human behavior towards the environment. पर्यावरणीय नैतिकता वह नैतिक सिद्धांत है जो प्रकृति के प्रति मानव के आचरण को निर्देशित करता है। प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। जल प्रदूषण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या एक्ट 1974 के बारे में बताना। तो वाटर एक्ट 1974 is the one of the most important environmental law of India and acted for environmental protections, especially to prevent and control water pollutions and to maintain or restore the holisms of water in rivers, lakes, stream, wells and groundwaters. जल संरक्षण जल अधिनियम 1974 भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण कानून है जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण प्रदूषण को रोकना है, नियंत्रण करना और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। यह अधिनियम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं, भूजल से को प्रदूषित होने से बचाने के लिए लागू किया गया है। तो जल प्रदूषण को रोकना, उसकी गुणवत्ता बनाए रखना, मानव को मानव जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। की पॉइंट्स हो जाएंगे। स्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोर्डों की स्थापना करी, जैसे सीपीसीबी बोर्ड। क्रिएशन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। एक है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्रिएशन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये निगरानी रखने के लिए है। कंट्रोल ऑफ इफ्लुएंसेंट, अपशिष्ट जल का नियंत्रण करना, यानी किसी भी उद्योग का जल स्रोतों में अपशिष्ट या गंदा पानी छोड़ने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रदूषण की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। पावर ऑफ द बोर्ड्स, बोर्डों की शक्तियां, औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण, जल के नमूने एकत्र करना, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कराने के आदेश। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, दंड और सजा, इसमें यह भी बताया गया है कि अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्री डिस्चार्ज अनट्रीटेड वेस्ट, बिना शोधन अपशिष्ट पद छोड़ने पर कठोर कार्रवाई। पब्लिक अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नियम। तो एयर का नियम आया था ये 1981। द एयर एक्ट 1981 was enacted to prevent, control and abate
air pollution in India and to maintain air quality standard. The act empowers the government to take effective measures to protect public health and environment from the harmful effects of the air pollution. अधिनियम 1981 का उद्देश्य भारत में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना तथा वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना। यह अधिनियम मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को वायु प्रदूषण और के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करता है। तो इसमें आप एयर पॉल्यूशन में सारे जैसे वाहनों की चेकिंग होती है, वो सब चीजें इसके थ्रू ही चलती है एयर पॉल्यूशन। एक्सप्लेन एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज, पर्यावरण शरणार्थियों को समझाइए। रिफ्यूजीज, शरणार्थी तो रिफ्यूजीज होते, तो एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज कौन हो गया? एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज आर पीपल हु आर फोर्स टू लीव देयर होम्स ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज। यानी कि पर्यावरण शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें पर्यावरण क्षरण, पर्यावरण आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कॉजेस कैसे, क्या क्या कॉजेस होते हैं? फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, चक्रवात, भूकंप, सी लेवल बढ़ गया, समुद्र का स्तर बढ़ गया। बहुत सारी कंट्रीज में समुद्र का लेवल बढ़ चुका है, जो छोड़ रही हैं वो कंट्रीज, कुछ लोग छोड़ रहे हैं। डीसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, मरुस्थलीय और भूमिक्षरण, जहाँ रेगिस्तान है वहां से लोग छोड़ छोड़ के निकल लेते हैं और अपने दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल एक्सीडेंट, औद्योगिक प्रदूषण और दुर्घटनाएं के कारण भी लोग चले जाते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? आवास और आजीविका की हानि होती है, आवास और आजीविका की हानि, लॉस ऑफ होम्स एंड लाइवहुड्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, प्रेशर्स ऑन अर्बन एरियाज एंड रिसोर्सेज होता है, शहरी क्षेत्रों पर दबाव होता है, हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य और मानसिक समस्याएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन, प्रभावित आबादी के पुनर्वास और पुनर्वास की व्याख्या करें। तो पुनर्वास और पुनः स्थापन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विकास परियोजनाएं जैसे बांध, सड़कें, खनन, उद्योग या प्राकृतिक और पर्यावरण आपदाओं के कारण विस्थापित लोगों को नया आवास, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो रीसेटलमेंट एंड rehabilitation refers to the process of relocating displaced and or affected populations and restoring their standards of living when people are displaced due to development projects or natural environment disasters. Puna resettlement. Resettlement involved providing new housing and physical relocations of people who lost their homes or lands. पुनः पुनः स्थापन में लोगों को नए स्थान पर बसाना और आवास उपलब्ध कराना होता है। की एक्सपेक्ट दे रखे, पढ़ लेना। पुनर्वास, rehabilitations focused on restoring livelihoods and social life of displaced pupils so that they can achieve economic and social stability. पुनर्वास का उद्देश्य विस्थापित लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को पुनः स्थापित करना है। डिस्कस ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, भारत में मानव जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा। डिस्कस द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। India is the one of the most population country in the world and is experienced rapid human population growth along with significant demographic changes. These changes have a direct impact on the environment, economy and social structure of the country. भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एक है और यहाँ तेजी से जनसंख्या वृद्धि और महत्वपूर्ण जनक की क्रिया प्रवर्तन देखने को मिलता है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर पड़ता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू जनसंख्या, ड्यू टू हायर बर्थ रेट, decline in death rate due to the better medical facilities, improved sanitizations and nutritions.
उचित जन दर, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर में कमी, बेहतर स्वच्छता और पोषण। Although the growth rate has slowed in the recent years, the absolute population size continues to increase, creating pressures on land, water, wood, food and एनर्जी रिसोर्सेस। हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, फिर भी कुल जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे संसाधनों में कमी हो रही है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है और ये पूरी एनवायरमेंटल बेस्ड है, तो इसलिए पूरा डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। अब और कुछ नहीं करना है, इसमें एनवायरमेंट के बारे में लिखना है, आप सभी को पता है। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।